Ajay ji, so the topic that we have to cover up today is incomplete records. नाम से ही पता चल रहा है हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। पहले बात करते हैं कि भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते क्या हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर के हमने जो सवालात किए उसमें हमारे पास हम ये अज्यूम करते हैं, इनफैक्ट जब हमारे पास सवाल आता है तो उसके अंदर हमारे पास हमने देखा था पूरा ट्रायल बैलेंस बना हुआ आया है। और हमें पता है कि अगर एक कंपनी का ट्रायल बैलेंस प्रॉपर बन के आया हुआ है तो इट मींस कि ट्रायल बैलेंस खुद से तो नहीं आ जाता ना। ट्रायल बैलेंस आने के लिए कंपनी डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स को मेंटेन कर रही है। यानी कि वो जो पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से चल रही है, और उसके बाद उसके पास एक ट्रायल बैलेंस प्रोड्यूस हुआ है जिसको यूज करते हुए हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को प्रिपेयर किया था। अब हम बात करेंगे उन बिजनेसेस के लिए जो कि प्रॉपर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉलो नहीं करते, यानी कि प्रॉपर डबल एंट्री और बुक कीपिंग का सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन दे स्टिल डू हैव सम बैलेंसेस। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि इवन अगर आप कोई छोटे मोटे दुकानदारों को भी देखो तो उनके पास किसी ना किसी किस्म का हिसाब किताब जरूर मौजूद होता है। ठीक है, दे डोंट हैव लाइक अ डबल एंट्री फॉर एवरी फ्रिकिंग ट्रांजैक्शन, बट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड एटलीस्ट, कि जहां पे उन्होंने अपना हिसाब किताब मेंटेन किया हुआ होता है कि यार हमने इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे हमें मिलने हैं। कैश का खास तौर पे जो हिसाब किताब है वो जरूर मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप जो एक क्या कहते हैं अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हो, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, या उसके अंदर जो पूरा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है दैट इज अक्रूवल बेस्ड, कि भाई हमारा कंसर्न है कितना कमाया और कितना खर्चा इंकर हुआ, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कितना हमें रिसीव हुआ, कितना हमने पे किया। लेकिन अगर एक छोटे बिजनेस को देखो, आप एक छोटे दुकानदार को देखो, उसका कंसर्न ये नहीं होता कि मैंने कितना बेचा, कितना खर्चा इंकर हुआ। उसका कंसर्न सबसे बड़ा ये होता है कि कितना कैश आज मेरे गल्ले में आया और कितना कैश मैंने आगे सप्लायरों को और वेंडरों को पे कर दिया। तो इस वजह से जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके पास कुछ मेंटेन हो ना हो, लेकिन उनका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कि रिसीट का मतलब ये कि कितना पैसा आया और पेमेंट का मतलब ये कि कितना पैसा गया, ये वाला अकाउंट उनके पास अक्सर मेंटेन्ड होता है, जिसको हम लोग अक्सर बैंक अकाउंट भी कहते हैं कि भाई बैंक अकाउंट के कितना पैसा आया कितना पैसा गया। सिमिलरली इनके पास एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ इनके पास बैलेंसेस भी होते हैं कुछ ना कुछ, कि भाई हमारे पास साल के एंड में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितना एसेट पड़ा हुआ है, क्या क्या चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं, इस चीज के भी इनके पास अक्सर बैलेंसेस होते हैं। सो जब भी बिजनेस के पास अगर प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है तो सवाल किस कैटेगरी में लाई करेगा? सवाल लाई करेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की कैटेगरी के अंदर। सो व्हेन अ बिजनेस डज नॉट मेंटेन एनी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर kept, and it is practically impossible to find each and every item of income statement such as sales, purchases and expenses, then the question falls under the category of incomplete records. In questions involving incomplete records, we cannot prepare full set of financial statement because of unavailability of financial information. Thus, we cannot make income statement. Therefore, in order to find the profit that the business has made, we will make a statement of profit and loss as follows. किस तरीके से बनाते हैं अब जरा देखिएगा, कुछ नया नहीं है। आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ने से जितनी चीजें आपने पहले से पढ़ी है ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ एएस अकाउंट्स जो कि हमारा बेड डेट एंड पीबीटी था, टू द वेरी recent topic that we have covered up which is sole trader, सबको मिला के जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ गया। आपने कुछ नया नहीं करना, आपने सिर्फ जो चीजें पढ़ी हैं उसी को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक ऐसे बिजनेस जिसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है उस बिजनेस के लिए अप्लाई करना है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई लेट्स से बिजनेस के पास प्रॉपर रेवेन्यू की प्रॉपर कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, द बिजनेस इज स्टिल रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? द प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एन ऑल्टरनेटिव मेथड। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मेथड? हम लोगों ने एसओएफपी के अंदर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? इक्विटी सेक्शन याद है? क्या होता था इक्विटी सेक्शन के अंदर? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर ईयर लेस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर ओनर को या एक छोटे दुकानदार को उसका ओपनिंग कैपिटल पता है कि यार मेरे पास साल के शुरू में मेरी इन्वेस्टमेंट क्या थी, साल के एंड में क्या इन्वेस्टमेंट है, और क्या कहते हैं मैंने ओवरऑल कितने के साल भर में ड्राइंग्स करी हैं, अगर उसके पास ये तीन इंफॉर्मेशन मौजूद है तो ही कैन इजीली कैलकुलेट हिज प्रॉफिट फॉर ईयर फ्रॉम द इक्वेशन। बस उसके अंदर वो प्रॉफिट को अननोन कर दे और प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कोई नई बात नहीं है। हम जब सोल ट्रेडर के अंदर इक्विटी सेक्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने पूरा ही इक्विटी सेक्शन डिस्कस किया था। अब बस बात क्या है कि इसी को घुमा दो थोड़ा सा। कैसे घुमा दो भाई? आप ऐसे घुमा दो कि आप पहले निकालते थे क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर ईयर लेस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल करके आपके पास इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल आता था। इस केस में प्रॉफिट फॉर ईयर को अननोन एक्स कंसीडर करेंगे और बाकी तमाम चीजों को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी ओपनिंग कैपिटल लेफ्ट साइड पे अगर प्लस हो रहा था
तो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्लोजिंग कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ड्रॉइंग वैसे ओपनिंग कैपिटल से लेस होता है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल वैसे ओपनिंग कैपिटल में ऐड होता है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। और अब जब आप इन सब चीजों को जब रिवर्स कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल इवेंचुअली गेट योर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अच्छा, इसी तरीके से अब कुछ बिजनेसेस के पास जो है भाई पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, तो कैपिटल की कैलकुलेशन भी हमारे पास करने को आ जाती है। तो कैपिटल की कैलकुलेशन भी करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। वी नो के भाई कैपिटल अगर ओपनिंग डेट पे निकालना है तो तमाम ओपनिंग एसेट्स को तमाम ओपनिंग लायबिलिटी से माइनस करा दो, यू विल गेट द ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तमाम क्लोजिंग एसेट्स को तमाम क्लोजिंग लायबिलिटी से माइनस करा दो, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दी क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल एज दैट। तो अब यहाँ पे अब आगे बढ़ते हुए जब हमने कैपिटल की बात करी कि कैपिटल का यूज किस तरीके से होगा, तो वहीं पे ड्राइंग्स की भी छोटी सी बात जो कि हमें पता है ऑलरेडी। क्या पता है? ड्राइंग्स तीन तरीके से होती है, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ कैश और बैंक, और ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स व्हिच इज इन्वेंटरी, और ऑन द बेसिस ऑफ नॉन करंट एसेट की। या तो ओनर बिजनेस से कैश बैंक पे से पैसे निकालेगा, या गुड्स अपने घर ले जाके बेगम को गिफ्ट कर देगा, या जो है वो नॉन करंट एसेट अपने पर्सनल यूज में टेक ओवर कर लेगा। अच्छा, कैश बैंक की अगर ड्राइंग की बात हो रही है तो वहां पे ये बात करना भी इंपॉर्टेंट है कि यार देखो, जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो बिजनेसेस के होते हैं नॉर्मली छोटे बिजनेसेस होते हैं, उसमें ओनर को बिजनेस से हर महीने या इनफैक्ट कभी कभार हर हफ्ते भी ड्राइंग करनी पड़ जाती है। अब ये जो नीचे घर की दुकानों के नीचे घरों के आसपास जो किराने स्टोर वाली छोटी दुकानें होती है, ये तो डेली गैंग का हिसाब किताब है कि यार डेली कुछ पैसे घर लेके जाने हैं खर्ची चलाने के लिए। यार चलो डेली नहीं तो और 2-3 दिन में, और 2-3 दिन में नहीं तो हफ्ता वार तो लेके पैसे जाने ही जाने हैं ना भाई, घर के खर्चे वरना कैसे चलेंगे। तो ड्राइंग कैन बी आइदर वीकली, क्या आप हर हफ्ते ड्राइंग कर रहे हो जो कि साल की 52 टाइम्स बन जाएगी। इट कुड बी मंथली, सालाना 12 दफा, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में एक दफा यानी पूरे साल में 4 दफा, या डेली जो कि 365 डेज इन ईयर बन जाएगा। अच्छा, हमने बात पढ़ी क्या कहते हैं ऊपर अभी किस चीज की, हमने बात करी थी कि भाईजान जो ड्राइंग्स है वो तीन तरीके से हो सकती है। तो हमें ये भी पता है कि जो एडिशनल कैपिटल भी अगर ओनर लेके आना चाहे तो वो भी तीन तरीके से लेके आया जा सकता है। फिर अच्छा, एक चीज आती है कभी कभार आपके सवालों में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से, कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के देना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या चीज है भाई? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपकी कैपिटल की कैलकुलेशन की ही वर्किंग है। इफ इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू इन एन एग्जाम कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दो, तो तुमने कुछ उल्टी सीधी कारी नहीं करनी, तुमने जस्ट कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे सर? भाई तमाम, अगर लेट्स से ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है तो इट मींस कि तुमने ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? तमाम एसेट्स चाहे करंट हो या नॉन करंट उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो, तमाम लाइबिलिटीज चाहे करंट हो या नॉन करंट उनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करो, डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करा दोगे तो यू विल एंड अप गेटिंग दी ओपनिंग कैपिटल। लेट्स से क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का बोला हुआ है, दैट इट मींस कि तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए तुम तमाम क्लोजिंग एसेट्स आइदर करंट और नॉन करंट उनको डेबिट पे रिकॉर्ड करो, तमाम तुम्हारी करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज जो है वो उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करो। अगेन व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द डेबिट, the total of the debit column with the total of the credit column, you will eventually end up getting what? You will eventually end up getting the closing capital. अच्छा, अब ये तो बातें हो गई जो कि बहुत बेसिक थी, जो कि कोई नई बात नहीं मैंने करी है। अगर आप लोग पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता है कोई नई बात मैंने अभी तक नहीं करी है। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर जो बच्चे सवालात के अंदर जो परेशान होते हैं उसको समझने के लिए चार चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए, और हमें हर सवाल के अंदर ही वो ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में अप्लाई करने को आ जाती हैं। चारों चीजें नई नहीं है, चीजें तो चारों की चारों पुरानी है, कोई एक बात नई नहीं होगी, लेकिन जो एप्लीकेशन का तरीका है कि भाई यहाँ पे अप्लाई ये चीज होगी, ये पता होना लाजमी है। क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो फिर आप सवाल के अंदर जो ब्लंडर है वो लाजमी करोगे। पहली चीज क्या है जनाब? देखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हें सेल्स की फिगर निकालने को आ जाए। अब अगर तुम्हें सेल्स की फिगर निकालने को आ गई है, तुम्हें सेल्स निकाल लिया, सेल्स इज लेट्स से द मिसिंग फिगर इन योर क्वेश्चन। अब लेट्स से सवाल अगर इनकम स्टेटमेंट बनाने का भी आया आया है तो भाई सबसे पहले तो यू हैव टू रिकॉर्ड द सेल्स, एंड सेल्स मिसिंग है। तो अब मैं क्या करूंगा? सेल्स की अगर फिशिंग में जो फिगर है वो मिसिंग है तो आई चेक फॉर द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस। क्या सवाल के अंदर ट्रेड रिसीवेबल का कोई बैलेंस गिवन है? अगर तो यस गिवन है, यानी कि बिजनेस अगर ट्रेड रिसीवेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो बिजनेस का क्रेडिट के ऊपर माल बिक रहा है, बिजनेस क्रेडिट के ऊपर सेल्स कर रहा है। और क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए मैं क्या बना सकता हूं? गिवन दैट मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, आई कैन प्रिपेयर सिंपली अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड द मिसिंग फिगर ऑफ क्रेडिट सेल्स।
क्रेडिट सेल्स आ गई मेरे पास। अब लेट से सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सवाल ने कहा हुआ है कि जनाब बिजनेस की तो सेल्स ही क्रेडिट पे है, तो जो क्रेडिट सेल्स एसएलसीए के थ्रू निकाली वही टोटल सेल्स बन जाएगी। लेकिन अगर सवाल के अंदर कोई अलग से कैश सेल्स की भी बात हुई है कि नहीं जनाब इतने की कैश सेल्स भी है, तो जो मैंने एसएलसीए से क्रेडिट सेल निकाली है उसके अंदर जब मैं कैश सेल्स को ऐड कर दूंगा तो आई विल एंड अप गेटिंग व्हाट, आई विल एंड अप गेटिंग दी टोटल सेल्स। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, वो कहता है कि भाई क्रेडिट सेल निकालनी, टोटल सेल निकालो, लेकिन टोटल सेल में वो ऐसी बात कर देता है कि कैश सेल हुई है लेकिन कैश सेल की फिगर भी मिसिंग कर दी उसने, और अब तुम्हें कैश सेल की फिगर भी निकालनी है, तो दैट कैन बी calculated or that can be figured out by making what, by making a cash account। ये बातें अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करते जाओ, उसकी एप्लीकेशन अभी सवाल करेंगे तो ऑलमोस्ट 99% चीजों की एप्लीकेशन हर सवाल में इनकी हो रही होती है। तो भाई क्या सीखा अभी पहले पॉइंट से, क्या सीखा? अगर सेल्स की फिगर मिसिंग है, अगर सेल्स की फिगर मिसिंग है और ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस गिवन है, तो वी विल एंड अप मेकिंग अप अ एसएलसी अकाउंट थ्रू विच विल कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स। और फिर अब देखेंगे कि सवाल के अंदर अगर कोई कैश सेल्स की बात हुई है तो या तो डायरेक्टली फिगर गिवन होगी, अगर डायरेक्टली फिगर गिवन नहीं और उसने फिर भी कहा है कि भाई कैश सेल्स की भी मिसिंग फिगर है कैलकुलेट करो, तो वी विल मेक अ कैश अकाउंट टू कैलकुलेट दी कैश सेल्स फिगर। ये पहली बात हो गई। अच्छा, समझ नहीं यही पूरी की पूरी बात क्या समझ नहीं आई? आपने शुरू में एक इक्वेशन बोली थी प्रॉफिट के लिए। हाँ आपने कहा था ड्राइंग, और ड्राइंग होना जरूरी है क्या, जो वीकली या डेली बेसिस हाँ, पे ड्राइंग ऑर्डर हो क्यों सकती है, इम्पोर्टेंट? मतलब ड्राइंग्स एग्जिस्ट कर सकती है। क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? ओनर बिजनेस कर रहा है तो क्या पैसे कमाने के लिए कर रहा है ना, तो अपने पास घर पैसे नहीं लेके जाएगा है। इसमें क्या इंपॉर्टेंस की क्या बात है? अगर बिजनेस हो रहा है तो उसके अंदर ड्राइंग्स भी जो है वो डेफिनेटली सी बात है हो रही होंगी। सही है। और इसमें तो कोई स्टेटमेंट शक ऑफ नहीं है ना। प्रॉफिट और लॉस में ऐड क्यों हो रहा है ड्राइंग्स, और लेस क्यों हो रहा है एडिशनल कैपिटल, नहीं समझा। क्योंकि जब आप इक्विटी सेक्शन बनाते हो तो आप क्या करते हो, नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट हाँ लेस हाँ ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल करते हो। अब अगर हाँ। तुम्हें प्रॉफिट निकालना है तो तुम क्या करोगे, ड्राइंग को इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाओगे और ओपनिंग कैपिटल को भी इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाओगे। तो ये दोनों चीजें, ओपनिंग कैपिटल इधर ऐड हो रहा था इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके लेस हो जाएगा, ड्राइंग उधर लेस हो रहा था इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। ओ अच्छा, ओके। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता देन आप बिल्कुल प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा है। आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, अब यही जो मैं आपको सेल्स, अगर मिसिंग सेल्स की फिगर निकालने का तरीका जैसे मैंने बताया कि आप एसएलसीए बना के क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो और कैश अकाउंट बना के जो है आप जो कैश सेल्स की फिगर है वो निकाल सकते हो, उसी तरीके से आपके पास अगर परचेज की फिगर मिसिंग है, अगर आपके पास परचेज की फिगर मिसिंग है तो आप पीएलसीए का अकाउंट बना के क्रेडिट परचेजेस निकाल सकते हो, और कैश अकाउंट बना के आप कैश परचेजेस भी उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहली बात क्या इंपॉर्टेंट मैंने करी है अभी की, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो ये कि सेल्स की मिसिंग फिगर निकलेगी, सबसे पहले चेक होगा ट्रेड रिसीवेबल गिवन है या नहीं, गिवन है तो एसएलसीए का अकाउंट बनाएंगे एंड थ्रू दैट विल गेट द क्रेडिट सेल। कैश सेल्स की बात होगी तो अगर फिगर गिवन है तो ऐड हो जाएगी इन ऑर्डर टू गेट द टोटल सेल, और वो भी फिगर मिसिंग है तो वी विल यूज द कैश अकाउंट टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर ऑफ कैश सेल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास अगर कोई एक्सपेंस गिवन दिया हुआ है और उस एक्सपेंस के बारे में बोला हुआ है कि उसका कुछ बैलेंस अक्रूड है या कोई बैलेंस प्रीपेड है, चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, एज सून एज आपने देख लिया कि किसी एक्सपेंस का या किसी इनकम का अक्रूवल या प्रीपेमेंट का बैलेंस गिवन है, we will make use of the PAP and APPA account, which is the expense and the income account, to get the figure of that expense that should be recorded in your income statement। आपको फिर पाप अप्पा बनाना पड़ेगा और पाप अप्पा बना के आप ये देखोगे कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन सी अमाउंट जाएगी। अच्छा, अगर कोई एक्सपेंस का बैलेंस ऐसा गिवन, एक्सपेंस लाइट से ऊपर लिखा हुआ इतना पे किया था और उससे रिलेटेड कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट का बैलेंस ही गिवन नहीं है, तो अब सर इनकम स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट जाएगी? अब भाई जो आपने अमाउंट पे करी है वही अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे, जो हमने सोल ट्रेडर में भी बात करी थी कि ट्रायल बैलेंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी 10,000 लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट के बैलेंस की बात ही नहीं हो रही, तो सेम बस हम ये अज्यूम करेंगे कि जो 10,000 हमने पे किया है वही हमारे पूरे साल का एक्सपेंस है, दैट इज व्हाट वी शुड रिकॉर्ड इन आवर इनकम स्टेटमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी कि भाईजान आपने अक्रूवल प्रीपेमेंट का जिक्र जैसे भी किसी एक्सपेंस या इनकम के लिए सुना, यू हैव टू मेक योर पाप अप्पा का। थर्ड
इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चों को बता बता के थक जाओ, लेकिन वो मान के नहीं देते, वो उसको अप्लाई नहीं करते। दैट इज कि भाई अगर तुमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवाल के अंदर देख लिया है कि नॉन करंट एसेट का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, नॉन करंट एसेट का अगर बैलेंस तुमने देख लिया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चन के अंदर वो तुम्हें नहीं बताएगा कि डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, रेट क्या है, पॉलिसी क्या है। इनफैक्ट द क्वेश्चन विल रिमेन साइलेंट अबाउट डेप्रिसिएशन। लेकिन ये तुम्हारी आंखों का कमाल होना चाहिए। क्या आंखों का कमाल होना चाहिए? आंखों का कमाल ये होना चाहिए कि तुमने जैसे ही देखा कोई भी नॉन करंट एसेट हो, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, व्हाटसोएवर इट बी, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी हो, इनफैक्ट अगर सिर्फ एसेट खरीदा ही क्यों ना हो, तो you have to apply regardless of the fact either if the question have mentioned something or not, you still have to apply revaluation method of depreciation to calculate your charge for the year। रिवैल्यूएशन मेथड क्या होता है अपने डेप्रिसिएशन के अंदर भी क्या है? इट इज वेरी सिंपल। ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस फॉर ईयर माइनस डिस्पोजल्स फॉर ईयर माइनस क्लोजिंग बैलेंस दैट गिव्स मी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। इसको आप डेप्रिसिएशन पे भी कर सकते हो, बट देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन इट। सिर्फ जो बात याद रखने की है वो बात ये याद रखने की है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिवैल्यूएशन मेथड लगाना। इनफैक्ट इट्स द इजीएस्ट ऑफ ऑल द थ्री मेथड्स। लेकिन जो बात याद रखने की होती है वो ये होती है कि सवाल में नहीं कहेगा कि रिवैल्यूएशन मेथड लगा के निहाल साहब, आशीष साहब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। सवाल बिल्कुल बात ही नहीं करेगा डेप्रिसिएशन की। तुम्हें देखना है कि क्या नॉन करंट एसेट का बैलेंस गिवन है। अगर गिवन है तो बस तुमने सीधा सीधा रिवैल्यूएशन मेथड लगा देना है in order to calculate your depreciation charge for the year। Last thing and another very important thing जो कि बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, ओ लेवल से ए लेवल्स में आ जाते हैं, ए लेवल्स के बाद आगे यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, कंफ्यूज ही रहते हैं। दैट इज द मार्कअप मार्जिन थिंग, जिसके ऊपर हमारी कुछ बात ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ बात अभी आज हम फिर से कर लेंगे। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर कोई लेक्चर वाली बात मैं नहीं करूंगा। अगर इसके बाद तुम लोग फिर भी नहीं सुन के देते और समझ के देते, तो बस ये है कि तुम लोग के लिए थोड़ी सी जिल्लत है तुम्हारे उसमें। खैर, तो मार्कअप कैसे लगेगा? बात हमारी अक्सर हुई है। मार्कअप अप्लाई होता है किसके ऊपर जनाब? मार्कअप अप्लाई होता है ऑन कॉस्ट। मार्कअप अप्लाई होता है किसके ऊपर जनाब? कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का रेशियो जो है, जब भी मार्कअप की परसेंटेज गिवन होगी, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एंड क्योंकि कभी भी सेल्स का रेशियो कॉस्ट ऑफ सेल्स के रेशियो से कम नहीं हो सकता, तो सेल्स का रेशियो वुड बिकम 100 प्लस मार्कअप। अगर तुम्हारे पास सवाल के अंदर कोई एक चीज भी गिवन है, लेट्स से उसने सेल्स दे दी और मार्कअप का रेशियो, मार्कअप की परसेंटेज दे दी, और तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिक है, तो यू कैन यूज दिस रेशियो टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल। लेट से किसी सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल दे दी और मार्कअप वगैरह का रेशियो गिवन है, you have not been provided with sales, so you can again make the use of the same ratio to calculate the value of your sales as well। Similarly, कभी कभार क्या होता है, इन्वेंटरी की फिगर मिसिंग कर देता है, ओपनिंग या क्लोजिंग किसी की भी। बहुत रेलेवेंट और बहुत आम सी बात है, इन्वेंटरी की फिगर मिसिंग है। इन्वेंटरी की फिगर अगर मिसिंग है तो अगेन यू कैन यूज दिस रेशियो, और लेट्स से रेवेन्यू दिया हुआ है, यू कैन यूज दिस रेशियो टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल। And then you can use the formula of cost of sales, which is opening inventory plus purchases minus purchase return minus closing inventory is equal to cost of sales, to calculate the missing value of the inventory। चाहे ओपनिंग कोई एक ही इन्वेंटरी मिसिंग होगी, या ओपनिंग मिसिंग होगी, या क्लोजिंग मिसिंग होगी। तो लेट से अगर तुमने यहां से निकाल ली कॉस्ट ऑफ सेल, मैं कहता हूं कि यहां से तुम्हारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। नाउ यू नो द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस लेस परचेज रिटर्न सर मार्जिन रेशियोज का मतलब क्या होता है? माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्या मार्जिन पे तो अभी आया हूँ नहीं, अभी तो मार्कअप की बात कर रहा हूँ। वैसे मार्कअप मार्जिन एक बेसिकली परसेंटेज होती है जो कि बिजनेस अपने प्रॉफिट के लिए सेट असाइड करता है। मार्कअप ओ, वो लगाता है कॉस्ट के ऊपर, कहता है कि यार मेरी 500 रुपए कॉस्ट है, तो मैं 10% का मार्कअप लगा रहा हूँ, यानी 500 का 10%, 50 रुपए में अपने लिए प्रॉफिट रखूंगा। और मार्जिन क्या होता है कि वो कहता है कि यार मेरे लेट से 600 रुपए अगर गुड्स की सेलिंग प्राइस है, तो मैं 600 का 10%, 60 रुपए अपने पास रखूंगा। तो दैट्स वाई वी से कि मार्कअप अगेन है दोनों प्रॉफिट ही जो बिजनेस अपने लिए रख रहा है, लेकिन मार्कअप वाली जो परसेंटेज है वो कॉस्ट के ऊपर लगा के अपने लिए प्रॉफिट रख रहा है। और या तो वो फिर ऑन दी अदर एंड यूज करेगा मार्जिन, जिसमें वो बोलेगा कि ये मेरी सेलिंग प्राइस है, इसका इतना परसेंट मैं अपने लिए रखूंगा। ठीक हो गया जनाब? तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई लेट से तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ गई, और तुम्हारे पास लेट से ये क्लोजिंग इन्वेंटरी की फिगर भी सीख दी। तो भाई जिस तरीके से अभी आपने पीछे देखा कि अगर आपके पास एक इक्वेशन बनी हुई और उसमें हमारे पास लेट से प्रॉफिट एंड होता, तो सारी चीजों को उठा के इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाओ और क्लोजिंग इन्वेंटरी की फिगर निकाल लो, कोई मसले की बात नहीं है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल बी यूटिलाइज्ड अगेन एंड अगेन, तभी मैं इसको लेक्चर देते हुए बात कर रहा हूँ।
सिमिलरली मार्कअप के रेशो के बाद अगर आपके पास लेट से मार्जिन कभी कभार आ जाता है, तो मार्जिन के अंदर व्हाट यू हैव टू नो इज दैट मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेल्स। मैं सारी बातें बता रहा हूँ कि भाई अप्लाई किसके ऊपर होता है, रेशो क्या बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग इट्स अप्लाइड ऑन सेल्स। सेल्स का रेशो क्या बन जाएगा, सेल्स का रेशो बन जाएगा 100, ये एंड मतलब कॉस्ट ऑफ जैसे नॉन सेल्स का करंट रेशो एसेट की बन जाएगा। कॉस्ट है, नॉन करंट क्या एसेट कह की रहे हो भाई? कॉस्ट है उस पे लग। नहीं, उसके ऊपर नहीं लगता, वो तो आप अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हो ना, बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहे हो। दीज मार्कअप मार्जिन आर अप्लाइड ऑन द गुड्स व्हिच यू हैव बॉट विद एन इंटेंशन टू रीसेल। और मार्जिन? या तो बिजनेस मार्कअप यूज कर रहा होगा या मार्जिन यूज कर रहा होगा। अच्छा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मार्जिन के उसके अंदर क्या हो जाएगी, 100 बाय लेस मार्जिन। These are the ratios which you should remember because they will be applied widely in all the upcoming questions of incomplete records.